हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 21 जिसका कि नाम है ऑपरेशंस ऑन बिट्स। तो मतलब बिट लेवल ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करे जाते हैं ये सारा डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करने से पहले अभी तक जो हमने टोटल 20 चैप्टर्स के एक्सरसाइज सोल्व कर लिए, थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने स्टडी कर लिया है। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी करा था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर कि हमने डिफाइन करा था कि किस तरीके से रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम्स होते हैं। एक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करा जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू एक सी प्रोग्राम कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 सी इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर कि हमने ये देखा कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस से इंस्ट्रक्शंस के टाइप कौन से होते हैं, मतलब इनपुट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कर लिया। अब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग करते टाइम पे हमारे सामने कई बार सिचुएशंस आती है कि हमें चॉइसेस होती है हमारे पास। आपके पास में दो ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को चूज करना है। तो ये इफ एल्स करते हुए चलते हैं, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, तो इनको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर करा, जिसके अंदर कि हमने स्टडी करा था इफ को, इफ एल्स को, नेस्टेड इफ एल्स को, ये सब कुछ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता था मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास में दो चॉइस अवेलेबल हैं या फिर मल्टीपल चॉइसेस भी अवेलेबल हैं, उनको चूज करने के लिए हमने एक सिंपल वे के अंदर हैंडल कर लिया इफ एल्स के थ्रू। लेकिन उसी अगर कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आई थी, जैसे कि उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते रिलेशनल ऑपरेटर्स को, या लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, या टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए, इन सब का यूज करके जब हम हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उनको बोलते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वाला। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 5 लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग करते टाइम पे हमारे पास में काफी टाइम ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। तो उस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को बार बार जिसको एग्जीक्यूट करना हो उसको हम लूप के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने वाइल लूप के ऊपर स्टडी करा। वाइल लूप के स्टडी करने के बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कैसे कंसिडर करते हैं कि वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर फॉर लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हमने मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन के अंदर करा। किस तरीके से लूप को कंटिन्यूअसली रन करा सकते हैं, एक लूप का चलता हुआ जो कंटिन्यूअस प्रोसेस उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस ब्रेक कीवर्ड वी कैन मैनेज इट। अब आता है चैप्टर नंबर 7 की केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इफ एल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करा था, तो वैसे जैसे हमारे पास काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल और उनमें से केवल एक चॉइस को यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर हमारे पास में 10 स्विच है, उसमें जिस स्विच को ऑन करेंगे वो डिवाइस हमारी ऑन हो जाती है। उसी तरीके का काम हमारे पास में केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस करते हैं, जिसको कि हम स्विच केस डिफॉल्ट बोलते हैं। स्विच एक कीवर्ड है जिसके अंदर कि हम पास करते हैं कौन सी चॉइस है, और केस वो डिफाइन कर रहे हैं कौन सी चॉइस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो। जब कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट हमारे पास में एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सब हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब जिस तरीके से पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक जिसको कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, उसको हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से सम टाइम हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं कि एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक या पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर कई जगह मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। तो जब पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज करना होता है तो उसको बार बार लिखने की जगह पे हम क्या कर देते हैं, उसको एक अलग से नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को नाम निकाल के उसको बोल देते हैं फंक्शंस। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने स्टडी करा था क्यों हम फंक्शंस यूज करते हैं और पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन करा जा सकता है। अब आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने स्टडी करा था पॉइंटर, जो कि सी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट जिसके थ्रू कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने स्टडी करा जैसे फंक्शंस था, फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास होते हैं। तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। मतलब कि आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर के अंदर की, या फिर उसका पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो ये सब हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी कर लिया कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 है रिकर्जन। रिकर्जन मतलब कि जो खुद ही खुद को कॉल करता रहे, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लूप सिस्टम एंड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो खुद ही खुद को कॉल करता रहे
वो होता है रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब एक लूप कंट्रोल की खासियत ये होती है कि हमेशा हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपने एंड की तरफ जाता है, मतलब कि अपने एक लूप अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ जाता है। उसी तरीके से एक ऐसा फंक्शन जो रिकर्जन फंक्शन होता है, जो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार खुद को ही कॉल करता रहता है, लेकिन हर बार जैसे एग्जीक्यूट करता है तो वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे बोलते हैं रिकर्जन। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने स्टडी किया डेटा टाइप रिविजिटेड, मतलब कि डेटा टाइप वेरिएंट क्या होते हैं। एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर केवल वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप ही नहीं होता, उसके साथ में कुछ स्टोरेज क्लासेस भी होती हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर करा। अब डेटा टाइप जैसे हमने स्टडी कर लिया था, नॉर्मल होते हैं इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। लेकिन इंटीजर जैसे 2 बाइट का होता है सी लैंग्वेज के अंदर, अगर हमारे पास में उससे ज्यादा बड़ी मेमोरी का डेटा को ऑक्यूपाई करना है तो उसके अंदर लॉन्ग इंट होता है। अगर छोटे को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट इंट होता है, लॉन्ग इंट हो गया, डबल इंट हो गया। इस तरीके से एक ही वेरिएबल या फिर एक ही डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम मल्टीपल तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सब हमने स्टडी करा था चैप्टर नंबर 11 के अंदर। और स्टोरेज क्लासेस मतलब कि जिस तरीके से हमारा मेमोरी का मैनेजमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ में जो एसोसिएटेड मेमोरी है, उसकी क्लास कौन सी, स्टैटिक है, डायनामिक है, रजिस्टर है, कौन सी है, वो सब हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टडी कर लिया। अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हमने लगभग सी का प्राइमरी जो भी पार्ट था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने स्टडी करा था कि सभी स्टेटमेंट को यूज करके एक सी का प्रोसेसर काम किस तरीके से, मतलब सी का कंपाइलर काम किस तरीके से करता है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्जन हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर अंडर सी प्री प्रोसेसर के अंदर स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से मैक्रोस डिफाइन होते हैं, किस तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, कि किस तरीके से ऑलरेडी जो डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं उनके कोड को कैसे सी का कंपाइलर अपने आप उसको लेकर के आता है, वर्चुअल मेमोरी इंस्टॉल करता है, कैसे प्रोग्राम के अंदर उनको एक्सपेंड करता है। अब उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट हो जाती है हमारी एडवांस सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमारे पास में वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है तो हम इंटीजर एक वेरिएबल का नाम देते हैं। वैसे 10 तरह के वेरिएबल, अगर आपको इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आपको 10 वेरिएबल अलग अलग लेने पड़ेंगे। उसकी जगह पर अल्टरनेट होता है हमारे पास में एरे, कि एक एरे डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर टाइप का, उसके साइज हो जाएंगे 10, तो एक वेरिएबल जिसके अंदर की 10 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं वो होता है एरे, जो कि चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ लिया। मतलब कि एक ये भी एक डेटा टाइप होता है, मतलब कि यूजर डिफाइंड नहीं होकर के ये मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को इसके अंदर मान लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर टाइप का ये आ गया है। अब एरे हो जाता है 2D होता है, 3D होता है, 1D होता है। 1D मतलब सेम, अगर इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल स्टोर करना है तो आपने एक वेरी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स टाइप के कैलकुलेशंस करनी है कि आपके अंदर एक्स एंड वाई 2D टाइप के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसके अंदर क्या करना, तो उसके अंदर हमारे पास में आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसके अंदर 2D स्टडी करा, 3D स्टडी करा। अब आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 के अंदर जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 14 में मल्टी डायमेंशनल एरे को स्टडी करा है, उसी तरीके से जब कैरेक्टर टाइप के मल्टी डायमेंशनल एरे की हम बात करते हैं या कैरेक्टर टाइप के एरे की बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास में स्ट्रिंग। और मल्टी डायमेंशनल एरे जैसा न्यूमेरिकल था, उसी तरीके से अगर हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाता है तो उसको बोलते हैं हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब कि एरे ऑफ कैरेक्टर जिसका कि लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है वो हो जाता है स्ट्रिंग। तो उसी तरीके से एरे ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड 2D कैरेक्टर एरे हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स। अब उसके अंदर चैप्टर नंबर 17 के अंदर हमने स्टडी करा स्ट्रक्चर। एक यूजर डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या फिर कैरेक्टर हो गया, अगर हमें किसी एम्प्लॉय का डेटा को रिकॉर्ड करना है या फिर किसी इन्वेंट्री की किसी शॉप के लिए मैपिंग्स बनाना है तो उसके अंदर इन्वेंट्री के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को हमें एट्रीब्यूट्स पे ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास में नॉर्मल जो डेटा टाइप से इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर से काम नहीं चलता, हमें हमारी तरफ से एक डिफाइंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जो कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, उनमें क्या क्या डेटा टाइप होगा, वो सबको डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आता है चैप्टर नंबर 18, कंसोल इनपुट आउटपुट। हालांकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक हमने स्टडी कर लिया कि प्रिंटअप क्या होता है और स्कैनअप क्या होता है, लेकिन चैप्टर नंबर 18 के अंदर हमने किस तरीके से कंसोल के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, कंसोल के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, प्रिंटअप और स्कैनअप के कौन कौन से अल्टरनेट होते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटेड डेटा कौन सा होता है, अनफॉर्मेटेड डेटा कौन सा होता है, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिस्कशन कर लिया।
अब आता है चैप्टर नंबर 19। जैसे कंसोल इनपुट मतलब कि कीबोर्ड से नॉर्मल इनपुट हो गया मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले, उसके जगह पे अगर हमें किसी फाइल से डेटा को इनपुट लेना हो, फाइल के अंदर डेटा को आउटपुट शो करना हो, तो ये सारा कुछ फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमने स्टडी कर लिया। तो इस चैप्टर नंबर 19 को कंप्लीट करने के बाद में हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। एक एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, ये चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद में हमको अच्छे तरीके से पता लग गया। अब आता है चैप्टर नंबर 20, मोर इश्यूज इन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि चैप्टर नंबर 18 हो गया सेपरेटली कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, चैप्टर नंबर 19 हो गया सेपरेटली फाइल इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करने हैं, कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन करना है कि हम कंसोल के थ्रू इनपुट लें और फाइल के अंदर आउटपुट ले लें, या फिर फाइल के थ्रू इनपुट लें और कंसोल के अंदर आउटपुट दें, या फिर अगर हमने कोई एप्लीकेशन ऐसी लिखी हुई है जो कि केवल कंसोल के थ्रू इनपुट आउटपुट के लिए है, या फिर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए है और उनके अंदर अलग अलग चीजों को सोल्व करना है, तो वो सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 20 के अंदर स्टडी करा कि किस तरीके से हमारे पास में इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और ये सब कुछ। अब आता है चैप्टर नंबर 21 जिसके अंदर की हम स्टडी करना है कि बिट वाइज ऑपरेशंस क्या होते हैं, कि बिट लेवल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब बात आती है कि बिट क्या होती है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो बिट एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर बाइट ओरिएंटेड वेयर हार्डवेयर टेंड्स टू बी बिट ओरिएंटेड। जब भी हम बात करते हैं कि जैसे हमारी विंडोज है 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है या 128 बिट है, कितने बिट है, हम हमेशा उसके ऊपर बाइट की बात नहीं करते, केवल बिट वाइज बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरी का जो साइज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है बिट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट इज ए बिट। जब भी हम बात करते हैं जीरो या वन, मतलब कि एक डिजिट हो गई है, वो बाइनरी डिजिट हो गई, तो ये जो बाइनरी डिजिट जीरो या वन होती है वो ये एक बिट होता है। इट कैन टेक वैल्यू जीरो और वन। ए बिट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में बिट। और बिट को यूज करके बाकी सारे यूनिट्स बनाई जा सकती है कि बाइट क्या होती है, निबल क्या होती है, ये सब कुछ। अब बात आती है कि बिट वाइज ऑपरेटर्स, जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। उसी तरह से बिट वाइज ऑपरेशन की जब बात करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से, तो सबसे पहले तो आता है वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर कि वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जीरो को वन कर देता है, वन को जीरो कर देता है। राइट शिफ्ट, जिसके अंदर डबल ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं तो वो होता है राइट शिफ्ट। डबल लेस देन का साइन लगाते हैं तो वो होता है लेफ्ट शिफ्ट। एंड का साइन होगा बिटवाइज एंड, ये हो गया बिटवाइज और बिटवाइज हो गया एक्स और एंड, मतलब कि जैसे हमारा नॉर्मल डबल एंड लगाने पे दो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स के ऊपर ये होता है कि अगर ट्रू वैल्यू हो रही है तो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे नॉर्मल एंड होता है उसी से बिटवाइज एंड होता है, जैसे नॉर्मल और होता है वैसे बिटवाइज और भी होता है, और बिटवाइज एक्स और भी होता है। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं जिनके ऊपर की हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ओके, थैंक यू।